हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बायो वाला पे। आज हम बात करेंगे व्यापारिक सेल या उनको बैटरियां कहते हैं। ठीक है, तो व्यापारिक सेल या बैटरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ लिया है हमारी चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है, सब चीजें हमने पढ़ ली है। और मोलर चालकता किस तरह से वेरिएबल होती है। ठीक है, कब जब हम किसी भी विलेन की सांद्रता को परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं व्यापारिक सेल या जिन्हें हम बैटरियां कहते हैं, वो पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो सेल होता है, सेल होता क्या है। ठीक है, सेल क्या होता है और बैटरी क्या होती है। सेल जैसे कोई एक, ठीक है, इस तरह की अगर कोई एक युक्ति बनती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। मतलब कि केवल आपका ऐसी युक्ति जिसमें केवल आपके दो ही इलेक्ट्रोड पड़े होते हैं, जैसे कि हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। ऐसे गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ लिया है इस तरह से, इसमें आपके दो इलेक्ट्रोड हुआ करते थे। ठीक है, एक एनोड दूसरा कैथोड। तो ये क्या बन गया, हमारा एक सेल बन गया। क्या बन गया, ये हमारा एक सेल बन गया। ठीक है, इस तरह से तो ये सेल बन गया। अब क्या करें, अगर इन्हीं सेल्स को इस क्रम में जोड़ दिया जाए, ठीक, एक दूसरा सेल हमने ले लिया, इसको हम इससे जोड़ देंगे और एक तीसरा सेल ले लेंगे ऐसे, उसको हम इस तरह से जोड़ देंगे। ये बाहर वाले बचे, इनको हम बैटरी मान लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से जब हमारे सेल आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो जब सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो जो एक हमारा सेलों का श्रेणी क्रम का बनने वाली जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो सेल एक अकेला होता है, जब सेलों को जोड़ दिया जाता है श्रेणी क्रम में तो जो व्यवस्था बनती है उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। भाई ठीक समझ आ गई तीसरी कहानी। तो ये क्या है हमारा, अब बन गया ये हमारा सेल। और इसी तरह के सेलों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे एक सेल है, ठीक, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं अगर इस तरह से आपको जोड़ दूं, इस तरह से, ठीक, चाहे आप ऐसे जोड़ लीजिए, ठीक है, तब भी आपकी बैटरी बन जाएगी। एक आपका एनोड कैथोड, इस तरह से एनोड कैथोड, और ये बच गया आपका एक। ठीक है, एक क्या होगा आपका एनोड और दूसरा क्या होगा आपका कैथोड। तो इस तरह से जब सेलों को श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है तो जो व्यवस्था बनती है उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। भाई ठीक है, तो ये बन गई हमारी बैटरी। अब देखो, या तो आप इसको ऐसे जोड़ दो, एक दो तीन, इसको भी हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ये भी हमारे क्या बन जाता है, ये भी हमारा क्या है, एक बैटरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बैटरी के बारे में लिखना है। बैटरी है क्या, दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बनने वाली सेलों की व्यवस्था को ही बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था। इनको अगर हम दो या दो से अधिक जोड़ देंगे एक श्रेणी क्रम में तो जो हमारे पास एक व्यवस्था बनेगी उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बैटरी आखिर है क्या। ठीक है, बैटरी कुछ नहीं है, सेलों का एक व्यवस्थित श्रेणी क्रम है। ठीक है, क्या है, सेलों को श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है, उसी को हम बैटरी कहते हैं। ठीक, तो अब अगर बात की जाए कि जो हमारी बैटरी होती है उसकी कुछ अपनी विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो आपको बैटरी बहुत सारी बड़ी बैटरी दे दी जाए और उससे जो आपको धारा मिले वो कम मिले, तो वो कैसी होगी, बेकार बैटरी होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, बैटरी आकार में छोटी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम उसको कहीं कैरी करके ले जा सकें या कहीं हम उसको रखें तो इतना ज़्यादा स्पेस ना घेरे। ठीक है, तो आकार में छोटी और हल्की होनी चाहिए। तो ये क्या है, उसकी विशेषता है बैटरी की। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप बैटरी से वोल्ट ले रहे हैं, विद्युत धारा ले रहे हैं, तो विद्युत धारा लेते समय जो बैटरी है, ठीक है, उसमें क्या हो, वोल्टता में कोई परिवर्तन ज्यादा ना हो। ठीक है, क्या हो, बैटरी की जो वोल्टता है उसमें ज्यादा परिवर्तन हमें ना मिले। ठीक है, तो ये दूसरी खासियत हो जाती है। ठीक है, नियत वोल्टता प्राप्त होनी चाहिए और अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वोल्टता में। थर्ड क्या होना चाहिए, बैटरी की जीवन अवधि अधिक होनी चाहिए, मतलब बैटरी अधिक समय तक चलनी चाहिए, लंबे समय तक चलनी चाहिए। तो ये कुछ क्या है, बैटरी की विशेषताएं हैं। ठीक है, बैटरी की विशेषताएं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो समझ आया बैटरी क्या होती है और बैटरी की कुछ विशेषताएं। अब देखो बात करते हैं कि जो हमारी बैटरियां होती हैं, ठीक है, बैटरियां हमारी कितने प्रकार की होती हैं, सामान्यतः दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो लिखेंगे बैटरी के प्रकार, क्या लिखेंगे, बैटरी के प्रकार, ये हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है, बैटरी के प्रकार।
नीचे लिखेंगे बैटरी सामान्यतः दो प्रकार की होती है, ठीक है, मोस्टली दो पढ़ते हैं। और जो हमारा एक ईंधन सेल होता है वो भी बैटरी में ही आता है, ठीक है, उसको बाद में पढ़ दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे, बैटरी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, ठीक है। पहला हमारा क्या होता है, नंबर एक, जिसको हम कहते हैं नंबर एक, प्राथमिक बैटरी। प्राथमिक बैटरी कह लो या सेल कह लो, बात एक ही है, प्राथमिक बैटरी। और दूसरा होता है हमारा द्वितीयक बैटरी। द्वितीयक बैटरी, ठीक। और एक इसी में आता है आपका ईंधन सेल, ठीक है, क्या आता है, ईंधन सेल, ठीक है, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारी दो प्रकार की बैटरी हो गई, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक बैटरी की अगर हम बात करें तो ये इस तरह की बैटरियां होती हैं जिनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, क्या होता है, जिनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोबारा चार्ज इन बैटरियों को नहीं किया जा सकता, जैसे आपने देखा होगा कि रिमोट में पड़ने वाला सेल हो गया या टॉर्च में पड़ने वाला सेल हो गया, जो पहले आते थे एवर रेडी के आते थे, ठीक है, इस तरह के जो सेल आते थे, वो सेल अगर एक बार हमने बैटरी में डाल दिए और उनसे ऊर्जा ले लिया, यानी कि बैटरी चला ली, फिर बैटरी जब हमारी खराब मतलब डाउन हो जाती थी तो उस सेल की जो विद्युत ऊर्जा थी वो खत्म हो जाती थी, ठीक है, फिर उनको क्या करना पड़ता था, फेंकना पड़ता था, उनको हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते थे, ठीक है, या हम उनको दोबारा से चार्ज नहीं कर पाते थे। लेकिन कुछ बैटरी ऐसी होती है, जैसे मोबाइल में जो बैटरी पड़ी होती है हमारी, उसको हम दोबारा चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, क्या होता है, उसको हम दोबारा से चार्ज कर लेते हैं। और आपने छोटे पे जरूर चलाया होगा इस तरह की एक बैटरी, कुछ ऐसे वाली, जिसमें यहाँ पर दो, एक छोटा होता था एक बड़ा होता था, ठीक है, एक प्लस एक माइनस होता था। ये बैटरी आपने खुद चलाई होगी, ठीक है, और इससे आपने बल्ब भी जलाया होगा, हो सकता है फैन भी चलाया हो, और अपने स्कूल में, ठीक है, इससे कोई प्रोजेक्ट भी आपने बनाया होगा, ठीक है। तो इन बैटरियों को हम क्या करते हैं, दोबारा से चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे सेल बैटरी ऐसी होती है जिनको हम चार्ज नहीं कर पाते हैं, जो चार्ज नहीं होती वो हमारे कहलाते हैं प्राथमिक बैटरी, ठीक है, क्या होती हैं, प्राथमिक सेल या बैटरी कहलाती है, ठीक है, जिनको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार अगर आपकी डिस्चार्ज हो गई तो फेंकना ही पड़ेगा, ठीक है, उसका कोई दोबारा यूज नहीं होता है। तो पहले हम बात करते हैं प्राथमिक बैटरी के बारे में, ठीक है, ये क्या होती हैं और इनको किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं इसमें होती हैं, ये सब पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सीजन आपका, यहाँ से बैटरी से, ठीक है, एक आपका पूछा जाता है हर साल, ठीक है, कि या तो पूछ लेगा प्राथमिक बैटरी क्या है, द्वितीयक बैटरी क्या है, या किसी पर्टिकुलर नाम दे देगा, सीसा संचायक बैटरी क्या है, ठीक है, या आपका निकेल और कैडमियम बैटरी क्या है, ठीक है, या आपका कह देगा शुष्क सेल क्या है, उसकी कार्यविधि बताइए। तो इस तरह से एक न एक आपका पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये आपको स्टार बना लेना है इस पे, ठीक है, ध्यान से इसको पूरे को अच्छे से लिखना है। प्राथमिक बैटरी की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, ये कह रहा है इस प्रकार की बैटरियों में रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, ठीक है, यानी कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हमारी हो गई, ए से अगर आपका प्रोडक्ट बी बन गया तो दोबारा बी से आपका ए नहीं बन पाएगा, अर्थात आपको फेंकनी ही पड़ेगी, ठीक है, एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, अतः इनको पुनः आवेशित यानी कि रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना जो हमारी प्राथमिक बैटरियां होती है ये कैसी होती है, नॉन रिचार्जेबल, कैसी होती हैं, नॉन रिचार्जेबल, यानी कि इनको दोबारा से रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, आपको फेंकने ही पड़ते हैं बैटरी के जो सेल होते हैं उनको। जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, जैसे शुष्क सेल ले लो, ठीक है, क्या है आपका शुष्क सेल हो गया, शुष्क सेल, ठीक है, जो कि हमारा सामान्यतः टॉर्च में पड़ता है, ठीक है, और रिमोट हो गए उनमें हम डाल लेते हैं, दीवार घड़ी हो गए उनमें हम डाल लेते हैं, कुछ इस तरह का होता है हमारा, ऐसे वाला, ऐसे वाला आपने देखा होगा इस तरह का, ठीक है, इस तरह का सेल, ठीक है, एवर रेडी लिखा हुआ होता था इस पर, एवर रेडी, ठीक है। तो ये हमारे सेल होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, शुष्क सेल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा शुष्क सेल हो गया, ठीक है, और डेनियल सेल भी इसी में गिना जाता है, क्या होता है हमारा डेनियल सेल, ठीक, शुष्क सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, या हम इसको और क्या कहते हैं, मरकरी सेल, मरकरी सेल, सॉरी,
ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक है, ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं। शुष्क सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया और मरकरी सेल हो गया। ये हमारे प्राथमिक सेल के उदाहरण है या प्राथमिक बैटरी के उदाहरण है। इनमें से ही हमको पढ़ना है, ठीक है। इनमें से हमको पढ़ना क्या है, देखो इनमें से हम शुष्क सेल पढ़ लेंगे एक, और एक इधर से पढ़ लेंगे, ठीक है। एक इधर से पढ़ लेंगे हम मरकरी सेल या डेनियल सेल, ठीक है। तो दो इसमें से हम इसको धीरे धीरे पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुष्क सेल की या शुष्क बैटरी। शुष्क सेल या शुष्क बैटरी क्या होता है, जैसे आप जानते हैं इस तरह की जो संरचना होती है, इस तरह के जो सेल होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, शुष्क सेल कहते हैं, जो कि हमारी प्राथमिक बैटरी का एक उदाहरण है। तो शुष्क सेल क्या होता है, ये जो सेल होता है इसकी सबसे पहले बनाया था या यूं कह लो ये दिया था, किसने दिया था, लैक्लांश नामक एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। क्या, जी लैक्लांश। तो याद रखना इस नाम को, क्या नाम है, जी लैक्लांश। कहानी कब की है, कहानी है 1868 की, किसकी, 1868 की, यानी कि 1868 ईस्वी में जी लैक्लांश ने एक सेल दिया था, ठीक है, जिसको हम शुष्क सेल कहते हैं। और इसी कारण इसको लैक्लांश सेल भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, लैक्लांश, क्योंकि लैक्लांश ने दिया तो उनके नाम पे तो बनता ही बनता है, ठीक है। अब देखो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया आपका, ठीक है, और दीवार की घड़ियां हो गई आपकी, रिमोट हो गया और टॉर्च हो गया, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, शुष्क सेल का। अब बात आती है शुष्क सेल की निर्माण विधि, ठीक है, किस तरह से हम इसको बनाते हैं, इसकी इसकी निर्माण विधि क्या है, इसमें होने वाली जो अपक्रियां हैं, रासायनिक अपक्रियां हैं, वो क्या है, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में इसको बना लेंगे, ठीक है। तो मैं ये लिख पहले इसलिए लेता हूँ क्योंकि जब अगर मैं इसको लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और लिखूंगा भी मैं यही, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूंगा तो वीडियो आपको लंबा हो जाएगा, ठीक है, लिखूंगा भी मैं यही, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब उसका एक अच्छा सा खूबसूरत सा डायग्राम बना लूंगा और उसकी जो निर्माण विधि है वो लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको भी देखने में बोरिंग होगी, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा पहला व्यापारिक सेल है, ठीक है, या व्यापारिक बैटरी है, जिसका नाम हमने समझा था शुष्क सेल, ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है, किस तरह से हम इसको बनाते हैं, ठीक है, और सेल किस तरह का होता है, ठीक है, ये चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके सामने अच्छा सा हमने डायग्राम बनाया है और आप और इसको अच्छे से बना लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शुष्क सेल की निर्माण विधि, किस तरह से इस वाले सेल को बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें जिंक धातु का एक पात्र होता है, ठीक है, जो सबसे बाहर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ब्लू लाइन वाला, ठीक है। ब्लू लाइन वाला क्या है, ये जिंक का कंटेनर है, जिसे हम जिंक का पात्र कहते हैं, और यही क्या होता है, हमारा एनोड की तरह काम करता है, ठीक है। तो क्या होता है, जिंक का पात्र होता है जो कि एनोड की तरह काम करता है, ठीक है, पहली बात। दूसरा कह रहा है इसके बीच में एक ग्रेफाइट की छड़ होती है, ठीक है, क्या होती है, इसके बीचों बीच, ठीक है, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये किसकी होती है, ये हमारी ग्रेफाइट की छड़ होती है, ठीक है। ये किसकी है, ये ग्रेफाइट की छड़ है, और ये ग्रेफाइट की छड़ ही किसकी तरह काम करती है, ये काम करती है कैथोड की तरह, ठीक है। ग्रेफाइट की छड़ होती है जो चारों ओर MnO2 चूड़ तथा कार्बन से घिरी रहती है। अब इसके चारों ओर ये जो आपको ब्लू डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लू डॉट है जो, वो क्या हमारे MnO2 का चूड़ और कार्बन, इन दोनों से ये पहले घिरी रहती है, ठीक है, जो हमारी ग्रेफाइट की छड़ है वो। उसके बाद यह कैथोड की तरह कार्य करती है। अब ये छड़ किसकी तरह काम करती है, कैथोड की तरह काम करती है, ठीक। अब इसके बीच में देखो ये यहाँ पर ये जो रेड कलर की डॉट लाइन दिखाई दे रही है, ये सेपरेट करती है, ठीक है। फिर कह रहा है जिंक पात्र तथा ग्रेफाइट की छड़ के बीच का स्थान NH4 तथा ZnCl2 के नम पेस्ट द्वारा भरा रहता है। किसके द्वारा भरा है, अब ये देखो हमारा क्या है ये हमारा ग्रेफाइट की छड़ है, और उसके बीच का जो ये खाली स्थान होता है ये वाला, ठीक, ये खाली स्थान किसके द्वारा भरा रहता है, ये मॉइस्ट पेस्ट किसका होता है, NH4Cl और ZnCl2, इन दोनों के द्वारा ये भरा रहता है। अर्थात आप पूरा सेल हमारा क्या है, बन चुका है। सबसे पहले क्या होता है, एक हमारा जिंक का पात्र होता है, उस जिंक के पात्र के बीच में क्या होती है, हमारी एक ग्रेफाइट की छड़, ठीक है, जो कि कार्बन का ही एक एलोट्रॉप होता है, अपर रूप होता है, जो किसकी तरह काम करता है, कैथोड की तरह काम करता है। अब देखो कार्बन की जो ग्रेफाइट की जो हमारी छड़ है, ठीक है, वो उसके बीच में वो किससे ढकी रहती है, वो ढकी रहती है हमारी MnO2 और कार्बन, इन दोनों से घिरी रहती है। अब देखो ग्रेफाइट की छड़ और जिंक पात्र के बीच का जो खाली स्थान है, ये वाला एरिया,
ये मोइस्ट फेज, ठीक है, NH4Cl और ZnCl2 से क्या होता है, भरा रहता है, ठीक है। अब कह रहा है जिंक पात्र के चारों ओर मोटे गत्ते का आवरण चढ़ा दिया जाता है। ये जो रेड वाला कलर है, आपको रेड वाला दिखाई दे रहा है, यही क्या हमारा, ये हमारा है कार्डबोर्ड कवर, ठीक है, जिसको हम मोटा गत्ता कहते हैं, ठीक है। तो मोटे गत्ते का आवरण चढ़ा होता है, ये सबसे बाहर वाला। फिर कह रहा है चढ़ा दिया जाता है और सेल का ऊपरी सिरा मोम से सील बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो सिरा है ये किससे सील बंद कर दिया जाता है, वैक्स से, ठीक है, वैक्स से सील बंद इसको कर दिया जाता है। तो ये थी इसकी निर्माण विधि, किस तरह से बनाते हैं, ये रहा इसका डायग्राम। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इसके अंदर होने वाली जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, इसके अंदर होने वाली जो रिएक्शंस हैं वो हमारी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सेल में होने वाली जटिल अभिक्रियाएं, ठीक है, क्या लिखेंगे, सेल में होने वाली जटिल अभिक्रियाएं कौन कौन सी अभिक्रियाएं इसमें होती हैं, ठीक। हमें पता है जो हमारा ग्रेफाइट की छड़ होती है, ठीक है, वो हमारी किसकी तरह काम करती है, हमारी कैथोड की तरह काम करती है, ठीक है। और ये जो हमारा है जिंक का पात्र, ठीक है, ये किसकी तरह काम करता है, ये हमारा जिंक का जो पात्र होता है, ठीक है, वो किसकी तरह काम करता है, वो हमारा काम करता है कैथोड की तरह, ठीक है। ये रहा कार्बन से घिरा होता है, ये कैथोड की तरह कार्य करता है, ठीक है, जो कि हमारा ऊपर लिखा हुआ है प्लस, और ये रहा हमारा एनोड, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, जो जिंक का बना होता है वो एनोड का होता है, ठीक है, तो जो हमारी कार्बन की ग्रेफाइट की छड़ होती है वो कैथोड की तरह कार्य करती है। और हम जानते हैं कि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो एनोड हमारा कौन सा है, एनोड हमारा क्या है, कार्बन जिंक का पात्र, जिंक का पात्र यहाँ पर एनोड की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। और जो ग्रेफाइट की छड़ है, ठीक है, वो किसकी तरह काम कर रही है, हमारी कैथोड की तरह काम कर रही है। कैथोड पर क्या होता है आपका रिडक्शन, और एनोड पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, हर समय। तो ये आपको याद रखना, सबसे पहले लिखेंगे एट एनोड, क्या लिखेंगे, एट एनोड। अच्छा, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इतना तो हम जानते हैं, लेकिन एनोड यहाँ पर है कौन सा, एनोड हमारा देखो कौन सा, जिंक का पात्र। जिंक के पात्र में क्या क्या भरा हुआ है, जिंक के पात्र में भरा हुआ है हमारा NH4Cl और ZnCl2, क्या है, NH4Cl और ZnCl2। तो सबसे पहले यहाँ पर जो Zn होगा उसका क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अर्थात Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, क्या करेगा, Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो ये बना लेगा Zn से, Zn सॉलिड से ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा Zn2+ आयन का, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्याग देता है, अर्थात इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, हम जानते हैं एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन की कहानी होती है। दूसरा हमारे पास आता है कैथोड, ठीक है। तो कैथोड हमारा क्या है, कैथोड हमारा ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट के अंदर, ठीक है, क्या है, MnO2 है और कार्बन है, ठीक है। तो ग्रेफाइट के अंदर क्या है, हमारा MnO2 है और कार्बन है। अभी जो हमारा MnO2 होता है, ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये क्या है हमारा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ से हमें अमोनियम आयन मिल जाता है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, कौन, MnO2 और NH4+ का, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने त्यागे ये भी हमें इसमें ऐड करने होते हैं, तो लिखेंगे हम यहाँ पर एट कैथोड, क्या लिखेंगे, एट कैथोड। और कैथोड पर हम जानते हैं क्या होता है, अभी हमेशा रिडक्शन होता है, क्या होगा, हमेशा रिडक्शन होगा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन की कमी, और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि किस तरह से होगी, यहाँ पर हमारे पास है MnO2 प्लस NH4 प्लस कुछ इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड कर दिए। चलो 1 इलेक्ट्रॉन रख लो, ठीक है, क्योंकि एक है हमारे पास NH4 एक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, ठीक, ये कहानी हमें दे रखी है। अब देखो जो हमारा MnO2 होता है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर रिडक्शन, ठीक है। तो MnO2 रिड्यूस होकर क्या बना लेता है, MnOOH का होल ट्वाइस, ठीक है, MnOOH बना लेता है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है हमारा MnO और OH, ठीक। और एक और क्या बनता है, एक बनता है इसमें अमोनिया गैस, ठीक है, जिसको हम NH3 कहते हैं, क्या बनता है, प्लस NH3, ठीक है।
तो ये चीजें हमको यहाँ से देखने को मिलती है, ठीक है। NH3 बन जाता है और MnOH बन जाता है। अब बात ये आती है कि ऊपर वाले रिएक्शन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस वाले रिएक्शन में हम इलेक्ट्रॉन में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इस वाले रिएक्शन में आप इलेक्ट्रॉन में 2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ कर दिया हमने 2 से गुणा, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 हो गए हमारे पास, ठीक है। अब बचा क्या, MnOH। अब देखो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, जोड़ने पर क्या मिलेगा, हाँ ये 1 2 3 O हो गए, पर यहाँ पर कितने हमारे पास 2 ही O हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर, और Mn 2 हो गए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो NH4, ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 3 और 2 5, यहाँ कितने हैं, 4, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब 8 हो गए, और यहाँ पर भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई, मतलब हर जगह हमने क्या करा, 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर नीचे बराबर होते हैं तो हम जानते हैं सभी इलेक्ट्रॉन को हम कैंसिल कर देते हैं, अगर बराबर होते तो, नहीं होते तो हम कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ भी करे हैं, ठीक है। और कुछ है, और कोई भी चीज़ अगर इधर उधर बराबर है तो वो भी कैंसिल हो जाती है। तो बचेगा क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर Zn प्लस ये बचेगा हमारे पास 2 MnO2 प्लस बचेगा हमारे पास 2 NH4 प्लस, ठीक। आगे बढ़ो, एरो लगाओ, क्या बचेगा, ये बचेगा Zn2 प्लस, प्लस हमारे पास बचेगा 2 MnO और OH प्लस बचेगा हमारे पास 2 NH3। तो ये हमारी क्या है, ओवरऑल रिएक्शन है। क्या है ये हमारी एक ओवरऑल रिएक्शन है, ठीक है। यानी कि नेट सेल अभिक्रिया यही होती है, ठीक है। तो क्या है ये हमारी इसको हम कहते हैं सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया, ठीक है। ये हमारी दोनों एनोड और कैथोड पर होने वाली दोनों रिएक्शंस को जोड़ने के बाद ये हमें प्राप्त होती है। इसी को हम रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है सेल के अंदर होने वाली अभिक्रियाएं, ठीक है। एनोड पर हमारा क्या होगा, जो कि जिंक का पात्र है, उस पर क्या होता है, हमारा हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। कैथोड की बात करेंगे, कैथोड हमारा क्या है, कैथोड हमारा ये है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, एक ग्रेफाइट की छड़ है, वो कैथोड की तरह काम कर रही है। उस कैथोड की छड़ पर क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों को जोड़ देंगे तो नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगी हमें। यानी कि इस पूरे वाले सेल में ये अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया कब होती है, जब सेल हमको ऊर्जा देता है, ठीक है। कब होती है, जब सेल हमको ऊर्जा देता है। जब ये रिएक्शन होनी बंद हो जाती है, ठीक है, जब ये रिएक्शन होनी बंद हो जाती है तो सेल हमारा कैसा हो जाता है, डिस्चार्ज होता है, मतलब खराब हो जाता है। अब हम सेल को फेंक देते हैं, ठीक है। पुनः इसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारा कैसा एक प्राइमरी सेल है, ठीक है। तो इनको हम पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं। रिएक्शन खत्म होते ही सेल खत्म हो जाता है, अब हमें फेंकना पड़ता है, ठीक है, सिर्फ, ठीक, सेल हमें फेंकना पड़ता है। अब बात करें इसका जो सेल विभव होता है, ठीक है, वो कितना होता है, ठीक है, यहीं पर लिख लेंगे। शुष्क सेल का, एक शुष्क सेल का, ठीक है, एक शुष्क सेल का सेल विभव लगभग, ठीक है, 1.25 से 1.5 के आसपास होता है, ठीक है। तो लिखेंगे 1.5, ठीक, वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट के लगभग ये होता है, ठीक है। इसका एक शुष्क सेल का जो वोल्ट है, विभव है, सेल विभव है, वो कितना होता है, 1.5 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें ये वाला जो हमारा सेल है, शुष्क सेल, इसकी जीवन अवधि भी अधिक नहीं होती है, ठीक है। इसकी जीवन अवधि अधिक नहीं होती है, ना होने का रीजन क्या है, वो थोड़ा सा इधर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहा हूँ, आप क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसकी जीवन अवधि अधिक नहीं होती। जीवन अवधि अधिक क्यों नहीं होती, क्या रीजन है ऐसा, कुछ समय अगर सेल आपका रखा रहता है तो रखे रखे अपने आप ही खराब हो जाता है, ठीक है। कुछ समय तक अगर आपका सेल रखा रहेगा तो वो खुद से ही खराब हो जाता है। अच्छा, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, शुष्क सेल की, शुष्क सेल की जीवन अवधि
अधिक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सेल के अंदर जो हमने यूज किया है, ठीक है, क्या यूज किया है? NH4Cl, ठीक है। NH4Cl ये हमारा कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि सेल में प्रयुक्त NH4Cl कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का होने के कारण, होने के कारण, ठीक है। जब ये अम्लीय प्रकृति का है, ठीक है, तो ये क्या करता है? जो हमारी जिंक का पात्र है उसको नष्ट कर देता है, ठीक है, या उसको संक्षारित कर देता है। होने के कारण यह है Zn पात्र को, ठीक है, क्या करता है? Zn पात्र को संक्षारित, संक्षारित कर देता है। और शुष्क सेल कैसा हो जाता है हमारा? खराब हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। इसी कारण इसकी जो जीवन अवधि है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, अर्थात ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। आप इनको यूज करो या ना करो फिर भी ये कैसे हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अगर किसी शुष्क सेल को यूज ना किया जाए, ठीक है, अगर किसी सेल को लंबे समय तक यूज ना किया जाए तब भी वह खराब हो जाता है, क्यों? ठीक है, तो रीजन आपका यही है, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है यही रीजन आपको लिखना है। क्योंकि इसमें जो NH4 होता है वो क्या कर देता है? वो क्या कर देता है? हमारा जो Zn का पात्र होता है उसको खराब कर देता है। क्या कर देता है? खराब। अब देखो इसमें जो हमारी NH3 बनती है, ठीक है, क्या है हमारी? NH3, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? अमोनिया गैस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जिसको हम अमोनिया गैस कहते हैं। अगर ये सेल में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, अगर ये सेल में ज़्यादा हो जाएगी तो इसका काम क्या होगा? ये करेगी क्या सेल में, ठीक है, तो वो चीज़ भी हमको देखनी है। देखो, अब देखो ये एक चीज और है इसमें, जैसे ये हमारा लिखा है ZnCl2, ठीक है, क्या है? कहा जाए कि ZnCl2 की भूमिका क्या है इस सेल के अंदर? जो हमारा ZnCl2 है, क्या है हमारा? ZnCl2 का रोल क्या है? ZnCl2 का रोल क्या है? ये क्यों यूज किया जाता है? तो ZnCl2 क्या करता है? ये सेल में जो हमारी अमोनिया गैस बनती है, यहाँ दिखाई दे रही है, ये बन रही है हमारी अमोनिया गैस, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन में जो अमोनिया गैस बनती है, अगर अमोनिया गैस सेल में ज्यादा बन जाएगी तो सेल क्या हो जाएगा? क्रैक हो जाएगा या सेल फट जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ZnCl2 होता है, ठीक है, ये जो हमारा ZnCl2 होता है ये क्या करता है? सेल में बनने वाली जो अमोनिया होती है, ठीक है, NH3 गैस होती है, इससे मिलकर एक संकुल बना लेता है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं Zn और NH3 का होल 4 और Cl2। तो ये बन जाता है हमारा एक संकुल, ठीक है। क्या बन जाता है? एक संकुल बन जाता है, जिस कारण ये सेल जो हमारा है वो क्रैक होने से बच जाता है, ठीक है। अर्थात अब सेल हमारा क्रैक नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ZnCl2 का रोल क्या है सेल में, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो यही बताना है। ये क्या करता है? NH3 से रिएक्शन करके सेल को क्रैक होने से बचाता है, ठीक है। अब दूसरा सेल है हमारे पास जिसका नाम है मरकरी सेल, या इसको एक और इम्पोर्टेंट नाम से जानते हैं जिसका बटन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बटन सेल। तो अब हमारे सामने है दूसरा सेल, ठीक है, जिसको हम मरकरी सेल या बटन सेल के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पाए हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से समझ जाना, ठीक है। बटन सेल जो आपके छोटे छोटे होते हैं कुछ इस तरह के, ऐसे वाले सेल आपने देखे होंगे, ये वाले सेल, ठीक, जो गोल गोल होते हैं, बटन जैसे होते हैं। वो भी हमारा क्या है? एक प्राथमिक सेल का उदाहरण है, ठीक है। तो ये होते क्या हैं, किस तरह से ये कार्य करते हैं, इनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, ये हम लोग इसमें जानने वाले हैं।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक नए प्रकार का सेल है जिसका उपयोग श्रवण सहायकों, ठीक है, श्रवण सहायकों और घड़ियों में किया जाता है, ठीक है, इसमें किया जाता है श्रवण सहायकों और घड़ियों में इस सेल का उपयोग किया जाता है। जैसे छोटे छोटे खिलौने जैसे रहते हैं उनमें आपने देखा होगा बजते हैं। निर्माण विधि यानी कि किस तरह से इस सेल को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, क्या क्या इसमें पड़ा होता है, वो चीजें आपको देखनी है। तो देखो यहाँ पर जो एनोड का है, ठीक है, इसमें 3 परतें, ये जो हमारा इस तरह का बना हुआ है इसमें आपको 3 परतें दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से, ठीक है, 1 2 और 3। जो सेकंड वाला होता है ये हमारा क्या होता है, सेपरेटर होता है, ठीक है, यानी कि ये दोनों परतों को, एनोड और कैथोड को क्या करता है, अलग अलग करता है। नीचे वाला हमारा क्या है, जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, ये कैथोड की तरह काम करता है। और कैथोड किसका होता है, हमारा मरकरी का ऑक्साइड का, ठीक है, मरकरी का ऑक्साइड हमारा क्या होता है, कैथोड की तरह काम करता है। और दूसरा ऊपर वाला जो ब्लू है वो हमारा क्या है, वो एनोड है, ठीक है। एनोड क्या होता है, जिंक अमलगम, किसका होता है, ये जिंक अमलगम का बना हुआ होता है। तो एनोड और कैथोड दोनों को एक बीच में एक लेयर बना देते हैं जो कि क्या करता है, उन दोनों को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, ठीक है। तो कह रहा है मरकरी सेल में, ठीक है, मरकरी सेल में जिंक अमलगम, ठीक है, जिंक अमलगम, अमलगम कोई भी धातु जिंक के साथ अगर जुड़ जाती है तो वो क्या हो जाता है, उसका अमलगम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ जिंक के साथ में आपका Hg मिला हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, जिंक अमलगम हो जाएगा, ठीक है। जिंक अमलगम को एनोड के रूप में प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। तो जिंक अमलगम यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड के रूप में कार्य कर रहा है, जो कि ऊपरी वाली लेयर है। उसके बाद कह रहा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, जो कि आपका HgO है, ये किसकी तरह काम करता है, कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है। एवं कार्बन पेस्ट कैथोड के रूप में कार्य करता है। ये जिंक मर्क्यूरिक ऑक्साइड और उसमें क्या होता है, कार्बन का पेस्ट होता है, ये दोनों किसकी तरह काम करते हैं, आपके कैथोड की तरह काम करते हैं। अब देखो एक और चीज लिखिए, KOH और ZnO का जो पेस्ट होता है वो विद्युत अपघटक के रूप में कार्य करता है। इसमें क्या होता है आपका KOH और ZnO, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इन दोनों का जो पेस्ट होता है वो किसकी तरह काम करता है, ये काम करता है आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, ठीक है, किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह, ठीक है। तो इस वाले सेल में कोई ज्यादा विशेष कुछ है नहीं है, ठीक है, केवल आपको इतना इसको बनाने की विधि याद रखनी है। इस तरह से इसका छोटा सा डायग्राम आपको बना लेना है। अब देखो इस सेल में होने वाली रिएक्शंस कौन सी है, ठीक है, कौन सी अपक्रियाएं इस सेल में होती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो लिखेंगे सेल में होने वाली जटिल अभिक्रियाएं, ठीक। तो जटिल अभिक्रियाएं देखो, एक हमारा क्या है एनोड, दूसरा हमारा क्या है कैथोड। तो हम जानते हैं एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो देखते हैं नंबर 1 क्या लिखेंगे, एट एनोड, क्या लिखेंगे, एट एनोड। और एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन। तो जरा ऑक्सीडेशन की कहानी को हम लिखते हैं, ऑक्सीडेशन में होता क्या है, एनोड हमारा कहाँ है, ये रहा एनोड, और इसमें क्या है, जिंक अमलगम, क्या है, ये लिखेंगे जिंक, ठीक है। और चाहे तो इसके साथ में Hg लिख दो, ठीक, चाहे जिंक अमलगम लिख दो, ठीक है, बात वही है। लेकिन ये जो जिंक है ये केवल इसके साथ में रहता है, ठीक है, यहाँ पर जिंक का कोई यूज नहीं होता है। प्लस ये जो OH आयंस है ये कहाँ से आते हैं, ये आपको मिलते हैं KOH से, ठीक है, जो कि इसकी तरह काम करता है, विद्युत अपघटक की तरह काम करता है। और K प्लस, तो ये जो OH माइनस के आयन से वो हमें क्या मिलते हैं, KOH से मिलते हैं, ठीक है। तो OH माइनस, अब देखो ये बना क्या लेता है, ये बना लेता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, क्या बना लेता है, जिंक ऑक्साइड, और बन जाता है हमारा वाटर, ठीक है। तो देखो जिंक ऑक्साइड मतलब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। फिर ये क्या करता है, ये बना लेगा जब जिंक ऑक्साइड, ठीक है, अब क्या हो गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। तो 0 से +2 में जा रहा है, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, अर्थात इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक। अब देखो जिंक ऑक्साइड बन गया, प्लस क्या बन जाता है इसमें, वाटर, H2O, ठीक। अब देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर 1 है इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 2 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो ये हमारी एनोड वाली रिएक्शन कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। सेकंड आपका क्या होता है, कैथोड, ठीक है, क्या लिखेंगे, एट कैथोड। अब देखो कैथोड बना किसका होता है हमारा,
कैथोड किसका बना होता है? कैथोड बना होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का, यानी कि HgO का। और कैथोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है। तो रिडक्शन कर देंगे HgO2 का, सॉरी HgO प्लस H2O प्लस क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, ठीक है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? HgO है हमारे पास, और क्या है? H2O है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये किसमें है? ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है? 2 है, ठीक है। तो ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाता है, मतलब इसका क्या हो जाएगा? फिर रिडक्शन हो जाएगा, अर्थात ये बना लेगा केवल Hg। क्या बना लेगा? केवल मरकरी बना लेता है, ठीक है। क्या बना लेता है? मरकरी। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें? ऑक्सीजन मिलेगा, और 2 हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन, यानी कि 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 ही हाइड्रोजन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। क्या दे रखा है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे रखे हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएंगे? यहाँ पर, ठीक है, मरकरी के साथ में। अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी हमारे पास है। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर कितने होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इससे में हम क्या करेंगे? 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बन क्या जाएगा? यहाँ बन जाएगा OH माइनस का 2। कुछ इस तरह से ऐसी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। और रही बात यहाँ की, यहाँ देखो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ कितना पहुंच गया? +2। मतलब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरह से बाहर निकल जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ये बन जाती है हमारी एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। इधर पे वाटर है और इधर पे वाटर है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इधर पे 2 OH है, इधर पे भी 2 OH है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बचेगा क्या? अब बचेगा हमारे पास ZnO, सॉरी जिंक अमलगम, ठीक है, ऊपर वाला ZnHe प्लस हमारे पास बचेगा HgO, तीर लगाएंगे इधर, और कुछ नहीं बचा। इधर बचा हमारे पास ZnO प्लस बचेगा हमारे पास Hg, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की नेट रिएक्शन हमको प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये बन जाती है हमारी नेट रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं सेल अभिक्रिया। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सेल अभिक्रिया, या इसी को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मरकरिक सेल होता है, ठीक है, या इसको बटन सेल कहते हैं, तो बटन सेल के अंदर होने वाली एनोड पर अभिक्रिया और होने वाली कैथोड पर अभिक्रियाओं को जब हम जोड़ देते हैं, जो हमें नेट सेल रिएक्शन मिलती है, इसी को हम क्या कहते हैं? सेल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें और इससे पहले वाला जो हमने सेल पढ़ा था, जिसको हम ड्राई सेल कह रहे थे, इसमें जो रिएक्शंस हो रही है, ये रिएक्शंस आप 1-2 बार लिख के देखेंगे, ठीक है, तो आप आसानी से लिखना सीख जाएंगे इनको, ठीक है। तो 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, सेल बनाइए, उसके बाद होने वाली रिएक्शन लिखिए, तो आप आसानी से इनको लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। और इनकी कोई ट्रिक है नहीं, जैसे कि हम इसको बता दें कि आप इसको ऐसे ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब देखो इस अभिक्रिया में हमें दिखाई दे रहा है कि कोई भी आयंस नहीं है, ठीक है। जो नेट रिएक्शन है, यहाँ पर कोई भी आपको आयंस दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे? संपूर्ण अभिक्रिया में, क्या लिख लो? पूर्ण अभिक्रिया में कोई भी आयन नहीं है, ठीक है। जब कोई आयन नहीं होगा तो उसकी सांद्रता में परिवर्तन भी नहीं होगा, ठीक है। अतः पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसका सेल विभव कैसा रहता है? नियत रहता है। यानी कि इसका जो सेल विभव वो कैसा रहता है? नियत रहता है, ठीक है। और इसका जो सेल विभव होता है वो कितना होता है? 1.35 वोल्ट, ठीक है। यहां लिख लो सेल विभव
1.35 वोल्ट होता है इसका, मरकरी सेल का। ठीक है, तो ये आप दोनों पॉइंट यहाँ से स्टार बना के नोट कर लीजिए। ठीक है, और इतनी सी कहानी थी आपकी शुष्क सेल और दूसरा हमारा क्या है, मरकरी सेल के बारे में। इसके बाद द्वितीयक बैटरी या सेकेंडरी सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्राथमिक सेल हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, शुष्क सेल पढ़ा था। ठीक है, जिसे हम ड्राई सेल कहते हैं, दूसरा हमारा मरकरी सेल या उसी को हम बटन सेल कहते हैं। इस तरह की संरचना है, अब इसको अच्छे से बनाना सीख लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल आपको समझ में आए होंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में सेकेंडरी बैटरी या द्वितीयक सेल के बारे में। ठीक है, चलो तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन सभी साथियों को जो क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।